हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन जो 4 चैप्टर्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, तो बेसिकली चैप्टर फर्स्ट में हमारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कंटेंट है। तो किसी भी जनरल केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली आपके रिएक्टेंट्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गिवन केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल रिएक्शन है जिससे अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया जो है आपका वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो इसमें छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का कि वाई डू वी बैलेंस ए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्यों बैलेंस की जाती हैं? टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, या दूसरी सेंस में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ द रिएक्टिंग एटम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द रिएक्टिंग प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट साइड एटम्स होते हैं किसी भी स्पीसीज के, तो उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। जब भी ये केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज इन कलर देखने को मिलता है, जिसमें एक फेमस एग्जांपल पढ़ते हो आप, जिंक मेटल की रिएक्शन पढ़ते हो आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है ब्लू विट्रिल का रहता है क्योंकि इसका ब्लू कलर होता है, लेकिन जैसे जिंक सल्फेट्स की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, तो ZnSO4 जो हो कलरलेस होता है, साथ में मिलता है आपको कॉपर। इसके साथ ही इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, जैसे कि जिंक मेटल को ही ले लोगे, अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे, जब भी किसी मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। अनलेस हमारे पास जो एसिड है वो नाइट्रिक एसिड ना हो, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के केस में आपको पता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर और सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं। साथ के साथ में चेंज इन टेम्परेचर नोट कर सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर के भी हाफ पर 2 टाइप की रिएक्शन हो जाएंगे आपकी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट रिलीज हो, यानी कि डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन हीट जो है नेगेटिव आया आपका। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन दे रखी है तो इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है। एक रिएक्शन इसमें आप पढ़ते हो फेमस वाली कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्विक लाइम बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हो, तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालने पर किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको लाइम वाटर आप बोलते हो। तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, साथ में इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो बीकर को अगर आप टच करोगे तो बीकर गर्म हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यहाँ वाली, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी चेंज नहीं होती, यहाँ पर भी 2 होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 वैलेंसी है। साथ में तीसरा जो रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे पढ़ते हो आप, सिल्वर नाइट्रेट प्लस मैग्नीशियल, उसमें AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं। साथ के साथ में चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी टाइप आता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। बेसिकली रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अभी आपको एग्जांपल समझाया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। अनदर एग्जाम्पल है कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे, इनके कोल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हो 2 डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हीट प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज नहीं हो, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो, यहाँ पर डेल्टा एच का साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि चेंज इन हीट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। एंथैल्पी भी बोलते हैं हम डेल्टा एच को। जैसे 2 एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, या किसी हम कैल्शियम कार्बोनाइड को हीट की प्रेजेंस में हम डिसोसिएट करते हैं क्विक लाइम और CO2 में, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है और साथ के साथ में एंडोथर्मिक भी है। जनरली क्या होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं नेचर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक की होती हैं क्योंकि न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो जैसे बताया एक सिंगल
रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती है। पहला बाय हीट, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको आप मेटलर्जी में भी पढ़ते हो। जो मर्क्यूरी की ओर होती है, सिनाबार जिसको बोलते हैं HGS, उस ओर को पहले हम रोस्टिंग करवा लेते हैं, HGO में चेंज करते हैं। अब HGO को हीट करते हैं तो Hg लिक्विड प्लस में O2 मिल जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर मरकरी की एक्सट्रैक्शन के लिए हमें किसी अनदर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कोल या कार्बन या कोक की नीड नहीं होती है, सिंपल हीट करने से ही। तो एक सिंगल रिएक्टेंट हीट करने पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, ये आपको बताई दिया कि मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। इससे HGO प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो नेचर में कैसी होती है? क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन बाय द लाइट। तो इसमें लाइट के एग्जांपल आप देख सकते हो, सिल्वर के सॉल्ट होते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। लाइट की प्रेजेंस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में इनको रखेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होता है, ग्रे कलर का सब्सटेंस मिलता है। जो ग्रे कलर का सब्सटेंस है वो कौन? आपका सिल्वर है। और साथ के साथ में इसमें एक जो पॉइजनस गैस है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। इसमें कई सारे एग्जांपल पढ़ सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। तो जब हम वाटर को थोड़ा सा एसिडुलेटेड वाटर लेते हैं, यानी कि वैसे तो वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम उसमें एसिड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल देते हैं, या कोई सोल्ट भी डाल सकते हैं। तो जनरली इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं, इससे गुड कंडक्टर बन जाएगा। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रोड डालकर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है तो आप देखते हो बबल्स की फॉर्मेशन होती है कैथोड पर और एनोड पर। तो जो कैथोड पर गैस रिलीज होती है वो हाइड्रोजन होता है, इसका तरीका बताया था H4 हाइड्रोजन से। और जो एनोड पर गैस की फॉर्मेशन होती है वो ऑक्सीजन होती है। फिर इसमें आप आगे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हो, कई सारी जो मेटल्स होती हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ते हो, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए उनके मोल्टन सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ता है, तब जाकर उनकी फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनकी ग्रेटर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए देन द कार्बन से, तो उनके ऑक्साइड को कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं कर सकते हम। तो जैसे हम अगर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करता है तो मोल्टन Al2O3 को लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो इसमें एल्यूमिनियम जो है कैथोड पर मिलेगी और एनोड पर क्या मिलेगी? आपकी ऑक्सीजन मिलेगी। इसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन से इसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। तो यहाँ पर आप इसको कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ सकते हो। केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीका सा पकाया, हे कॉपर मर्करी सेव गोल्ड प्लेटिनम। तो जो पोटासियम है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो जो पोटासियम है अपर साइड लाई करती है, वो सभी मेटल को उनके सोल्ट से डिस्प्लेस कर सकती है। एक अपर साइड लेइंग मेटल ही लोअर साइड लेइंग मेटल सोल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर सकती है, उल्टा नहीं हो सकता। जैसे कि जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है FeSO4 के सोल्यूशन में से, लेकिन जो आयरन है ZnSO4 के सोल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो आप देख सकते हो जिंक यहाँ पर लाई करता है और जो कॉपर काफ़ी नीचे है, तो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक है और लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी और साथ में कॉपर। लेकिन नेक्स्ट सेक्शन को देखेंगे Fe प्लस में ZnSO4, तो जिंक यहाँ पर है, Fe यहाँ पर है, तो Fe लेस रिएक्टिव है, वो Zn को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर इस रिएक्शन को देखेंगे ZnFeSO4, तो Zn ऊपर की तरफ है, Fe नीचे की तरफ है। इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड Fe इज लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक Fe को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, किसकी फॉर्मेशन होगी? ZnSO4 प्लस Fe। जो FeSO4 का सोल्यूशन है वो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, और ZnSO4 का जो है कलरलेस सोल्यूशन होता है। तो चेंज इन कलर भी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी कि ऐसी रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो बेसिकली इसमें सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर सिल्वर Ag+ की आयंस हैं और नाइट्रेट आयन है NO3 नेगेटिव, एज वेल एज सोल्यूशन में Na+ और Cl नेगेटिव का आयन है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर सकते हो। तो Ag की जगह आप Na ले आओ और NO की जगह आप Ag ले आओगे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? AgCl। अब ये जो AgCl बना है वाटर में इनसोल्युबल होता है, इसके सॉलिड लिखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो कई बार प्रेसिपिटेट्स पर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना AgCl के और बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं,
इसके अलावा जो लेड आयोडाइड है PbI2 है उसके येलो पीपीटी होते हैं, साथ के साथ में AgBr और AgI के भी येलो पीपीटी होते हैं। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो बचता है इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस बचती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस सच रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इनके एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का होना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और उल्टा यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है MnO2 + HCl। तो बेसिकली आपको रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है देखने के लिए Mn को अगर इधर देखेंगे और Mn इधर देखेंगे तो आप देखोगे Mn के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन से। सिमिलरली अगर H को यहाँ पर देखोगे और इधर देखोगे, H के साथ इधर ऑक्सीजन ऐड हो रखी है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है? यहाँ पर अमोनिया है, ऑक्सीजन है और NO की फॉर्मेशन हो रखी है और वाटर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन थी, लेकिन इस साइड देखोगे नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन है। तो दो चीजें हुई हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, या आप ऐसे बोल सकते हो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसका क्या बच जाएगा फिर? रिडक्शन। अगर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है दूसरी स्पीसीज का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? रेडॉक्स है। साथ के साथ में किस टाइप की रिएक्शन है ये? तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन के साथ पहले हाइड्रोजन थी, अब ऑक्सीजन आ गई, यानी कि कुछ एक्सचेंज हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट प्लस रिडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक है। इसके अलावा दो टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। कोरोजन क्या होता है? स्लोली ईटन अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर ऑन मेटल सरफेस है। तो मेटल की सरफेस जो है कुछ टाइम के बाद डल अपीयरेंस आ जाती है, क्योंकि उस पर जो है वेरियस गैसेस और मॉइस्चर जो है अटैक कर लेता है, और उस मेटल की सरफेस पर किसी सॉल्ट की, ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डल अपीयरेंस आ जाती है। एक टॉपिक रेंसिडिटी का है। रेंसिडिटी क्या है? द स्पॉइलेज ऑफ द फूड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। तो उसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है। तो रेंसिडिटी के प्रिवेंशन के मेथड भी आप पढ़ सकते हो इस चैप्टर में। उसके बाद एसिड बेस वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज जो है सबसे पहले पढ़नी चाहिए, जैसे कि इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, और आपके पास लिटमस पेपर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, फिनोप्थिल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेसिस की। अगर एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है एसिड क्या फर्निश करते हैं सॉल्यूशन में? H+ आयन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? H3O+ आयन भी लिख सकते हैं। बेस जो है वाटर में क्या फर्निश करता है? फर्निश मीन्स क्या रिलीज करता है? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जैसे कि NaOH बेस है यहाँ पर, तो Na+ और OH नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। तो कोई भी स्पीसीज अगर वाटर में H+ आयन की फॉर्मेशन करती है तो एसिड कहलाती है, और OH- आयन की फॉर्मेशन करती है तो बेस कहलाती है। अब जो एसिड और बेसिस के जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें कॉमन बात होती है। क्या कॉमन बात होती है? दोनों एसिड और बेसिस के सॉल्यूशन वाटर के, तो उनमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली अगर इनके सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को चेक करना हो तो एक बल्ब लगा सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं, तो बल्ब जो है ग्लो करेगा क्योंकि आयंस जो हैं प्रेजेंट होंगे। साथ के साथ में ये क्या कहलाते हैं? ऐसी स्पीसीज जो वाटर में आयंस प्रोड्यूस करें उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड और बेसिस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वेरियस प्रॉपर्टीज हैं एसिड और बेसिस की रिएक्शंस के भी हाफ पर। तो एसिड की अगर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। जैसे जिंक प्लस में डाइल्यूट SiO4, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर Zn जो है H2 को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ से ZnSO4 + H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब H2 गैस की फॉर्मेशन के लिए आपको पता है H2 गैस जो है हाईली इनफ्लेमेबल होती है, तो पॉप साउंड के साथ इसके सोप बबल ब्रस्ट होते हैं। अब इस H2 गैस को कलेक्शन का मेथड, यानी कि H2 गैस को अगर मान लो कलेक्ट करना है तो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके कलेक्शन के लिए एक मेथड का नाम है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या नाम है मेथड का? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेथड। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बीकर है इसमें रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर मेटल है और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है, तो जब भी H2 गैस की फॉर्मेशन होगी, H2 गैस की फॉर्मेशन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा इनसाइड, और तो वाटर जो है डाउनवर्ड साइड डिस्प्लेस होगा और जो H2 गैस है बाहर की तरफ निकलेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। तो इस मेथड का यूज किया जाता है ऐसी गैसेस को कलेक्ट करने के लिए जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि H2N2O2। तो बस आपको नाम याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेथड जो है कलेक्शन का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर है।
इसके अलावा जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब सोल्ट जो है 3 टाइप का हो सकता है, न्यूट्रल सोल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बिहाफ पर, या फिर वो बेसिक सोल्ट हो सकता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बिहाफ पर, या फिर वो एक एसिडिक सोल्ट हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के बिहाफ पर। फिर एसिड की अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, तो यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सोल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई एसिड की अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट है, जैसे मेटल कार्बोनेट में हमारा एग्जांपल आता है वॉशिंग सोडा, और मेटल बाइकार्बोनेट में एग्जांपल आता है हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर आपको पता है सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है। तो CO2 गैस की फॉर्मेशन होना, ये जो CO2 गैस है इसकी फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई है। ब्रिस्क एफरेसेंस के साथ, ये जो हिस के साउंड के साथ ये CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है। बड़ा फेमस एग्जांपल है जैसे कि एसिटिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हो कि रिएक्शन अगर वॉशिंग सोडा के साथ करवा दें Na2CO3 10H2 के साथ, तो यहाँ पर सोल्ट की फॉर्मेशन होती है सोडियम एसिटेट, CH3CON को क्या बोलेंगे सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट, और जो CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हमें सोडियम एसिटेट का पता लगाना हो तो बेसिकली उसमें बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा डाल सकते हैं, ब्रिस्क एफरेसेंस आएगी वहाँ पर। सोडियम एसिटेट नहीं, ये एसिटिक एसिड का पता लगाना हो। नेक्स्ट रिएक्शंस है, ये आपको बता दिया H2 गैस के कलेक्शन के लिए ध्यान रहे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास अगर जब भी हमारे पास कोई मेटल होती है उसकी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल की एबिलिटी होती है लॉस टू लॉस इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल की एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस होंगे, और कैटायंस और एनायंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि Na प्लस में Cl2 तो क्या बन जाएगा NaCl। तो इसकी फॉर्मेशन आनी चाहिए आपको, जैसे कि NaCl का जो Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281 है, Cl का 287 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है Na से क्लोरीन की तरफ जो है डिस्प्लेस हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पढ़नी चाहिए। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन किसमें ओनली इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन से। मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में इनके आयंस फ्री होते हैं, दैट्स वाई गुड कंडक्टर होते हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये जो है बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट्स में आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे NaCl है, NaCl का 801 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये जो है क्रिस्टलाइंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है, अगर हम मेटल व नॉन मेटल वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो मेटल को अगर एयर में ऐसे ही रख दिया जाएगा, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो आप देखते हो उसमें कोरोजन हो जाएगा, यानी कि उनकी सरफेस पर किसी केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, और वो केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन से उनकी डल अपीयरेंस आएगी, जो शाइनी सरफेस होती है वो लॉस हो जाएगी। क्यों लॉस होती है डल अपीयरेंस? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड सोड ऑन देयर सरफेस। ठीक है, जैसे कि गोल्ड मेटल है, गोल्ड मेटल वैसे तो लेस रिएक्टिव है, सिल्वर भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन स्टिल उनकी सरफेस पर, जैसे सिल्वर है, सिल्वर की ऑक्साइड की या सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होने की वजह से वो डल अपीयरेंस आ जाती है। फिर अगर मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी अगेन से। अब अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में फर्दर सोल्यूबल है तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, मेटल हाइड्रोक्साइड की। अब कौन सी मेटल किस टाइप के वाटर के साथ रिएक्शन करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अगेन रिएक्टिविटी सीरीज हमारे काम की सीरीज है। तो इसमें अगर आप देखोगे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, यानी कि 3 मेटल हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। तो ऑफकोर्स हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ तो रिएक्शन करेंगी, यानी कि इतनी रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाती हैं ये। और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर H2 गैस की फॉर्मेशन होगी। इनकी रिएक्शन जो हाईली विग्रस होती है, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है। मैग्नीशियम जो है, याद रखना, जो मैग्नीशियम है मांगेराम, यानी कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फिर जो 3 मेटल बताई थी आपको जिया नाम से, यानी कि जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, अदर फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। और इनमें आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली मेटल्स में तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है क्योंकि इनके मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इन 3 मेटल्स के अंदर इनके जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन मेटल जब रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड की बजाय मेटल ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि इनके ऑक्साइड वाटर में इनसोल्यूबल हैं। नीचे जो मेटल बच गई
हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। इसके अलावा जो लेड है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देन अगर मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है H2 गैस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक एसिड ऐसा है जहां पर H2 गैस की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये जो है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो H2 गैस रिलीज होती है, H2 गैस को वो H2O में चेंज कर देता है। तो बेसिकली मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी और सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम नाइट्रेट तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हैं ध्यान रखना नाइट्रोजन का NO2 ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं नाइट्रिक एसिड के, उनके साथ रिएक्शन करके H2 गैस की फॉर्मेशन देते हैं ये। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थर्ड चैप्टर में है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मेटल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। ऊपर वाली कैटेगरी है जो केदारनाथ के माली ने आलू, यानी कि पोटासियम टू एल्यूमिनियम, वो हाईली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आते हैं। जो जिंक से लेकर फिर मरकरी तक है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वाली जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये नेटिव मेटल होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं। तो कई बार इस पर क्वेश्चन आता है कि गोल्ड सिल्वर जो है नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, वाई? बिकॉज द गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, दैट्स वाई वो नेटिव फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब कैसे इन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कैसे प्योर मेटल को ऑब्टेन करना है उसकी ओर से। तो ओर और मिनरल के बीच में आप डिफरेंसेस पढ़ लोगे। ओर क्या होता है, दैट मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। तो पोटासियम जो ऊपर वाली मेटल है, पोटासियम से एल्यूमिनियम, इनका एक्सट्रैक्शन होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल बताया था, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल हैं ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ग्रेटर एफिनिटी रखते हैं, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी और रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देन रिड्यूसिंग एजेंट लाइक द कार्बन। यानी कि अगर आप इनके मेटल ऑक्साइड की जैसे कि Al2O3 की कार्बन के साथ रिडक्शन करवाओगे तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा एफिनिटी इन मेटल की होती है ऑक्सीजन के लिए। तो बेसिकली इनकी एक्सट्रैक्शन का क्या तरीका बचा, फिर तरीका बचा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर सॉल्ट। फिर जो बीच वाली मेटल होती हैं ये जनरली अपनी ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में है। तो अगर मान लो कार्बोनेट फॉर्म में है तो वहाँ पर रोस्टिंग करवाई जाएगी, कार्बोनेट फॉर्म के लिए तो कैल्सिनेशन करवाया जाएगा, और सल्फाइड और उनकी रोस्टिंग करवाई जाएगी। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से दोनों को ही मेटल ऑक्साइड में हम चेंज कर लेंगे। फिर मेटल ऑक्साइड का सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन करवाएंगे, तब हमें मेटल मिलेगी। मेटल की फर्दर रिफाइनिंग करवाएंगे, रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, प्योर मेटल आपकी ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो ये मिडिल वाली जो मेटल होती हैं इनका तरीका क्या होता है एक्सट्रैक्शन का, रिडक्शन ऑफ देयर मेटल ऑक्साइड फॉर्म्स। फिर जो फोर्थ चैप्टर की बात करें, जो लास्ट वाला चैप्टर हमारा, तो उसमें बेसिकली आपको नेम्स पढ़ने चाहिए, जैसे कि एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, टेस्ट क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए, और उनके नेम। जैसे कि एल्कीन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है उसका क्या नाम हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम के लिए मीथेन हो जाएगा। एन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि सफिक्स होता है एन होता है। 2 कार्बन एटम है तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन। 3 कार्बन एटम के लिए आप लिख सकते हो प्रोपेन, और 4 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में 2 कार्बन एटम से शुरुआत होती है, तो इसमें जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा इथीन, सेकंड मेंबर कौन होगा, प्रोपीन, और जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो हमारा कौन होगा, ब्यूटीन। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटीन। एल्काइन फैमिली में भी 2 कार्बन एटम से शुरुआत होती है फर्स्ट मेंबर की, और इनके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइन, तो इथ प्लस आइन, इथाइन बन जाएगा। यहाँ पर से 3 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अल्कोहल फैमिली में जो सफिक्स लगता है ओल लगता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो 1 कार्बन एटम है मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और पीछे क्या लग जाएगा, ओल, क्या नाम बन जाएगा, मीथेनोल बन जाएगा। 2 कार्बन एटम है तो आपको पता है इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ध्यान रखना फर्स्ट मेंबर में ही फर्स्ट कार्बन एटम होता है,
यानी कि एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक ही कार्बन एटम होता है। तो एक कार्बन एटम के लिए क्या होता है हमारे पास, मिथ प्लस सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखना होता है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन। तो ए लग जाएगा। और ओ एच जो सी डबल बॉन्ड ओ एच फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास ओइक एसिड लग जाएगा। तो दैट इज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, और इसका जो मिथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि रेड एंट में मिलता है। दो कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो दो के लिए इथ हो जाएगा, यानी कि इथेनोइक एसिड, आईपीएससी नेम, और कॉमन नेम एसिटिक एसिड। विनेगर भी जो बोलते हैं आप इसको 5 to 6% एक्वस सोल्यूशन को। इसमें अगर बात करें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस क्या आ जाएगा, ओई के एसिड। अब देखो ओ, एक वावल यहाँ आ गया और एक वावल यहाँ पर आ गया, तो ये वाला ई कट जाएगा। तो बेसिकली इसका नाम क्या बच जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड इसकी नाम होगा। नेक्स्ट एल्डिहाइड में पढ़ सकते हो आप। एल्डिहाइड में जो फंक्शन ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO। तो फर्स्ट एल्डिहाइड है तो मीथेनल, अल लगता है इनके नाम के पीछे। दो कार्बन एटम है तो दो कार्बन एटम के लिए इथेनल। कीटोन में ध्यान रखना, कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर है इनकी फैमिली का, उसमें 3 कार्बन एटम से ही शुरुआत होती है, यानी कि इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये बेसिकली इसको अगर ऐसे हम लिखें प्रोपेन टू तो और बढ़िया है। जैसे नेक्स्ट कार्बन एटम है 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए ब्यूट, फिर आ गया सिंगल बॉन्ड एन, फिर 2 पर क्या लगा हमारे पास है सी डबल बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। इसके अलावा इसमें होमोलोगस सीरीज और आइसोमराइजेशन आपको पढ़नी चाहिए। फिर अगर हम दो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, एक है इथेनॉल और दूसरा हमारे पास इथेनोइक एसिड है, इनको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे इथेनॉल क्या होता है हमारे पास है CH3 एंड CH2OH, तो ये हमारा इथेनॉल है। कई तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो बेसिकली इसकी केमिकल रिएक्शंस आती हैं एग्जाम में आपके। इथेनॉल की अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रहे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोज करेगा। तो अगर आप इथेनॉल को ऐसे लिखते हैं CH3HHOH, तो बेसिकली आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्बन एटम से OH निकालना है और सेकंड कार्बन एटम से H निकाल देना, वाटर निकल जाएगा। तो जैसे ही लॉस ऑफ वाटर होगा, बची हुई चीज़ों को आप रख लोगे एज इट इज, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि इथेनॉल से क्या बन जाएगी, इथीन बन जाएगी, और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बेसिकली डिहाइड्रेशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। अगर इथेनॉल की रिएक्शन देखेंगे सोडियम वाटर के साथ, तो अगर हम सोडियम वाटर लिखेंगे, हम सोडियम वाटर के साथ नहीं, सॉरी, इथेनॉल की रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम मेटल के साथ, तो ये इथेनॉल है Na। तो जो इथेनॉल जो है वो वेरी वीक एसिड है, और एसिड आपको पता है मेटल के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, H2 गैस की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको और Na से रिप्लेस करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें CH3 CH2 ONA की फॉर्मेशन होगी, यानी कि सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन है इथेनॉल की इथेनोइक एसिड के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है। अगर हम इथेनोइक एसिड लेते हैं तो इथेनोइक एसिड इज बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड OH, और उसकी रिएक्शन अगर इथेनॉल के साथ करवाते हैं से CH2CH3, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यहाँ पर जो एसिड लेनी होती है हमें, यानी कि एसिड क्या देगा, H+। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ध्यान रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हट जाएगा और अल्कोहल हमारे जो इथेनॉल है वहाँ से क्या हट जाएगा, H, यानी कि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा गेन। तो यहाँ पर जो जिस चीज़ की फॉर्मेशन होती है उसकी बड़ी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है। तो जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जैसे इथेनोइक एसिड है या अल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो एक स्वीट फ्रेग्रेंट केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उसका नाम बताओ। तो वो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, जो फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर की फॉर्मेशन होती है। एस्टर का नाम अगर आपको लिखना है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली 1 और 2 कार्बन एटम इसकी मेन चेन में है। ये जो है हमारा, ये जो 2 कार्बन एटम यहाँ पर भी है, इनके पीछे लगता है YL और इसके पीछे लगता है OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है बिकॉज इसमें एस्टर की फॉर्मेशन हुई है।
नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है विच इज इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। कई बार इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि जो विंटर्स में जो है इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होने की वजह से ये फ्रीज आउट हो जाता है और जो है सॉलिड फॉर्म ले लेता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका जो 5 to 7 यानी कि 5 to 8% सोल्यूशन के आसपास जो है विनेगर होता है सोल्यूशन, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, जो पिकल्स अचार वगैरह होती हैं उसमें फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, यानी कि केमिकल सब्सटेंस विच प्रिजर्व द फूड, विच कीप्स द फूड फ्रेश फॉर ए लॉन्गर टाइम्स। इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं, आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि हमारे इथेनोइक एसिड CH3COON की फॉर्मेशन होगी अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे ही Na मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये H और ये Na आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH3COON, सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। अगेन कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। अगर इसकी बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अगर हम इसकी वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवा दें, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, तो ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। तो जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है किसकी फॉर्मेशन होती है, सोल्ट की CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये जो H दिख रहा है आपको, ये H जो है Na से रिप्लेस कर दो, वो हमारा सोल्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONA। बाकी हमारे पास क्या है, CO2 और H2 है, ठीक है। अगर रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवाएं तो अभी भी बताया था कि जब भी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है, यानी कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ है, इथेनॉल के, इन द प्रेजेंस किसके साथ है, एसिड के प्रेजेंस में, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगेन जो है इथेनोइक एसिड से OH और कार्बो जो ये आपका इथेनॉल है वहाँ से H निकल जाएगा। अगेन किसकी फॉर्मेशन होगी, ये जो है एस्टर की फॉर्मेशन होती है विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड द एसिडिफिकेशन रिएक्शन। क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन जो है इथेनॉल नहीं देती, जो कि इथेनोइक एसिड देता है, रिएक्शन विद NaOH है। अगर NaOH की आप रिएक्शन करवाओगे इथेनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे CH3C डबल बॉन्ड ONA, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर एसिड बेस की, सॉरी यहाँ पर H है, तो ये एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी CH3C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये रिएक्शन जो है इथेनॉल के केस में नहीं होती, क्योंकि इथेनॉल वेरी वेरी वीक एसिड होता है, ना के बराबर जो है उसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से भी वीक एसिडिक होता है। तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन जो है इथेनॉल नहीं देती है, सॉरी हाँ इथेनॉल नहीं देती है, किसके साथ रिएक्शन करके, ये सेकंड रिएक्शन तो देख रहे हो आप, वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके जो इथेनोइक एसिड है वो तो CO2 गैस रिलीज करता है, बट इथेनॉल जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करती, इनके कोई भी CO2 गैस रिलीज नहीं होती। तो इस टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी और इथेनोइक एसिड के केस में ब्रिस्क एफ्लुरेसेंस आएगी। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया, दो रिएक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। एक है एसिडिफिकेशन रिएक्शन, इसी वीडियो में हमने कई बार कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होती है। और दूसरी रिएक्शन है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एसिडिफिकेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एक एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो अगर इस एस्टर में अगर हम क्या डाल दें, बेस डाल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, या आप एसिड भी डाल सकते हो, तो जो जिन चीज़ों से एस्टर बनी थी वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप बेस डालते हो ऐसे NaOH करके डालते हो तो आपको ऐसे तलवार चला देनी है, यहाँ से इसको काट काट कर देना है ये। तो बेसिकली इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या हमारा CH3 CH2OH, तो एक तो क्या बनेगा CH3 CH2OH, यानी कि जो एल्कोहल हमने रिएक्शन के एसिडिफिकेशन रिएक्शन मिली थी वही बनेगी इथेनॉल। दूसरा हमने जो एसिड लिया था वो क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। बस अगर हम यहाँ पर बेस लेते हैं ना, बेस, तो उसका सोडियम सोल्ट बनेगा, यानी कि सोडियम एसिटेट बनेगा। लेकिन अगर एसिड ले लेते हैं तो यहाँ पर वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता जिससे एसिडिफिकेशन रिएक्शन की शुरुआत हुई थी, CH3OH। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।